Good morning to all my online dear students. In today's class we are going to start discussion about electrolytic cell. गैल्वेनिक सेल के बारे में हमने लास्ट क्लास में पूरी तरह से कंप्लीटली पढ़ लिया है कि क्या होता है गैल्वेनिक सेल, किस तरीके से नस्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं। गैल्वेनिक सेल में एक ही चीज है, नस्ट इक्वेशन। अगर आपने उसको यूज करना सीख लिया है तो हर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या जो भी थ्योरेटिकल प्रॉब्लम होंगे सब आप डील कर सकते हो। तो आज की क्लास में हम लोग सेकेंड टाइप का सेल स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल हमारा पूरा कंप्लीट हो गया था। लास्ट में हम लोगों ने मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन वाला सेल पढ़ा था, जो कि एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नीट और सीईटी लेवल पे तो मैंने देखा है बहुत कम क्वेश्चंस मिलेंगे उसके ऊपर, पर हाँ एडवांस लेवल में अच्छे क्वेश्चंस उसके बनते हैं। तो आज का हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड टाइप ऑफ सेल, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो हम लोग दूसरे सेल के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको, सेल दो तरीके के थे, एक गैल्वेनिक सेल होता था, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल में मैंने बताया था बेटा आपको केमिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करते हैं, ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। डेल्टा जी इसका क्या होता है, पॉजिटिव, वो पहले ही मैंने बता रखा है। यहां पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस देखने वाले हैं कि किसी इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलिसिस कराने पे एनोड पे कैसा प्रोडक्ट आता है, कैथोड पे कैसा प्रोडक्ट बनता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हम लोग करते क्या है, सेल इन विच, अगर इसको हमें डिफाइन करना हो एक लाइन में तो हम लोग क्या बोलेंगे, सेल इन विच प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, सेल इन विच प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज carried out is known as, cell in which process of electrolysis is carried out by the flow of current, is known as electrolytic cell, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो सेल होता है जिसके अंदर बेटा प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग कराते हैं बाय द फ्लो ऑफ करंट। इलेक्ट्रोलिसिस से क्या मीनिंग है हमारे लिए, जैसे आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपने पढ़ा होगा ओजोनोलिसिस होता है ना, हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में हाइड्रोलिसिस भी देखा था, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। इसी तरीके से आप मेटलर्जी पढ़ोगे तो पायरोलिसिस का भी नाम सुनोगे। लिसिस का केमिस्ट्री में लिसिस वर्ड का जनरल मीनिंग होता है, जो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जैसे बात करूं, इलेक्ट्रोलिसिस की बात करूं अगर मैं, इलेक्ट्रोलिसिस, तो जो इसमें लिसिस वर्ड है बेटा, ये लिसिस है ना, लिसिस वर्ड का मतलब होता है केमिस्ट्री के अंदर, लिसिस मतलब होता है ब्रेकिंग, किसी भी चीज को ब्रेक करना। लिसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग, तोड़ना किसी चीज को। और इलेक्ट्रो का मतलब हम पहले ही मैंने बताया था, इलेक्ट्रो का मतलब क्या है आपके लिए, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे आपने ओजोनोलिसिस पढ़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ओजोनोलिसिस में क्या करते हो, विद द हेल्प ऑफ ओजोन आप क्या करते हो, ओजोन की हेल्प से किसी एल्कीन या एल्काइन को ब्रेक करते हो, तो ओजोनोलिसिस हो जाता है। आयनिक में हमने देखा था हाइड्रोलिसिस कराना, हाइड्रोलिसिस में क्या करते हैं, वाटर की हेल्प से हम लोग उस इलेक्ट्रोलाइट को या जो भी सॉल्ट होता है उसको डिसोसिएट कराते हैं। इसी तरह मेटलर्जी में पायरोलिसिस पढ़ेंगे, पायरो का मतलब इंग्लिश में होता है हीट, हीट के थ्रू किसी सब्सटेंस को तोड़ना पायरोलिसिस कहलाएगा। तो हमारे लिए इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है किसी सब्सटेंस को ब्रेक करो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इज नोन एज द इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किसी इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक किया जाएगा। एनोड और कैथोड के ऊपर हम लोग प्रोडक्ट देखेंगे कौन सा बन रहा है, वही हमारा काम होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के। Cell in which process of electrolysis is carried out by the flow of current is known as the electrolytic cell. तो इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है बेटा, ब्रेकिंग ऑफ एनी सब्सटेंस, ब्रेकिंग ऑफ एनी सब्सटेंस with the help of electric current या विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किसी सब्सटेंस को इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ब्रेक करना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है हमारे लिए, ठीक है। और ये गैल्वेनिक सेल के रिस्पेक्ट में काफी सिंपल होता है ना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें दो ही तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे। एक क्वेश्चन ये बनता है हमारे पास कि एनोड और कैथोड पे कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस। और सेकंड टाइप का क्वेश्चन बनेगा कि आपके कितनी क्वांटिटी बनेगी, उसको भी मैं अभी एक एक करके डील करूंगा। तो हम लोग इसका आप देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के डायग्राम की अगर बात करूं मैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डायग्राम, इलेक्ट्रोलाइटिक
सेल डायग्राम, कि कैसा डायग्राम बनता है, या कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोल दो, कि इसमें हम लोग कंपोनेंट्स को देखेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो एक गैल्वेनिक सेल के रिस्पेक्ट में काफी सिंपल होता है इसका, ठीक है। इसमें करते क्या बेटा, हम लोग एक कंटेनर लेते हैं, ये पहला कंपोनेंट होता है कंटेनर, इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज नोन एज द इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। ये कंटेनर क्या हमारे लिए, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। और ये जनरली जो होता है बेटा मेड अप ऑफ किसका होता है, ये कंटेनर जो है वो बना होता है नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का। तो ये भी हम लोग लिख लेते हैं, कंटेनर मेड अप ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। जनरली ये कंटेनर किसका बना होता है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का, ये इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक होता है। सेकेंड कंपोनेंट होता है, इसके अंदर बेटा इलेक्ट्रोड रहते हैं, ये फर्स्ट इलेक्ट्रोड हो गया इस तरीके से, और ये आपका सेकेंड इलेक्ट्रोड हो गया। तो सेकेंड कंपोनेंट है इसका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का इलेक्ट्रोड। गैल्वेनिक के रिस्पेक्ट में काफी सिंपल है ये ना, ये भी इलेक्ट्रोड है आपका, और इधर वाला भी आपके लिए क्या है, इलेक्ट्रोड, ठीक है बेटा। थर्ड कंपोनेंट होता है, ये इलेक्ट्रोड बैटरी के थ्रू कनेक्ट होता है, सोर्स ऑफ करंट जो होता है बैटरी के थ्रू कनेक्ट होता है। बैटरी को आप देखोगे सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे बना रहता है, जो बड़ा वाला टर्मिनल जनरली दिखाया जाता है वो पॉजिटिव होता है, जो छोटा टर्मिनल दिखाया जाता है वो निगेटिव टर्मिनल होता है। तो हमारा जो थर्ड कंपोनेंट है वो ये बैटरी है। थर्ड कंपोनेंट कौन सा होता है, सोर्स ऑफ करंट, सोर्स ऑफ करंट, सोर्स ऑफ करंट। और सोर्स ऑफ करंट क्या हो सकता है, कोई भी बैटरी हो सकती है, या बैटरी, या फिर जो हम लोगों ने पढ़ा है गैल्वेनिक सेल, उसमें भी क्या होता था, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो मुझे सोर्स ऑफ करंट चाहिए, तो इट में भी बैटरी और गैल्वेनिक सेल। ये गैल्वेनिक सेल भी हो सकता है आपका, कोई बैटरी भी हो सकती है, नॉर्मल बैटरी। तो ये थर्ड कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, सेकंड कंपोनेंट आपके इलेक्ट्रोड्स, थर्ड कंपोनेंट आपका बैटरी। इसमें जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, जो रॉड इसमें पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है वो हमारे लिए एनोड होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें साइन कन्वेंशन गैल्वेनिक के उल्टा है, गैल्वेनिक से साइन कन्वेंशन उल्टा है। गैल्वेनिक में एनोड निगेटिव टर्मिनल होता था, कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है और कैथोड हमारे लिए निगेटिव टर्मिनल। साइन कन्वेंशन उल्टा है, ध्यान रखना। एनोड पॉजिटिव होगा और कैथोड कैसा होता है, निगेटिव। तो कैथोड टर्मिनल यहां पे निगेटिव होता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। गैल्वेनिक से जस्ट उल्टा है। प्रोसेस वाइज अभी भी सेम रहेगा। प्रोसेस वाइज क्या, एनोड पे कौन सा प्रोसेस होता था, ऑक्सीडेशन। तो अभी भी एनोड पे इस वाले टर्मिनल पे कौन सा प्रोसेस होगा बेटा, आपका ऑक्सीडेशन ही होगा। इस वाले टर्मिनल पे कौन सा प्रोसेस होगा, आपका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होने का मतलब अभी भी क्या होगा, यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस टर्मिनल पे आके क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वाला इलेक्ट्रोड जो कैथोड है, कैथोड पे क्या होता था, रिडक्शन। तो यहां भी रिडक्शन ही होगा। प्रोसेस वाइज सेम होंगे दोनों, टर्मिनल बस आपका साइन चेंज हो जाएगा, रिडक्शन होगा। और रिडक्शन होने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी सब्सटेंस आके यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। फर्स्ट कंपोनेंट इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, काफी सिंपल होता है ये, है ना। गैल्वेनिक सेल तो आप देखो काफी भयंकर फिगर हमने 3D में बनाया था बड़ा सा, इसमें सिंपल सा होता है। एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, थर्ड कंपोनेंट सोर्स ऑफ बैटरी, और फोर्थ कंपोनेंट जो है इसका वो होता है इलेक्ट्रोलाइट। जो इसके अंदर आप भरोगे, इसके अंदर जो भी आप भरोगे, इसके अंदर आप कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट लोगे, तो वो आपका इलेक्ट्रोलाइट क्या है बेटा, फोर्थ कंपोनेंट है, लास्ट कंपोनेंट। तो हम लोग इसमें डाल देते हैं इलेक्ट्रोलाइट। फोर्थ कंपोनेंट इज इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। और ये इलेक्ट्रोलाइट दो तरीके से हो सकता है, या तो इलेक्ट्रोलाइट आपको मोल्टेन मिलेगा, मोल्टेन स्टेट में, या फिर एक्वस भी मिल सकता है। तो या तो मोल्टेन स्टेट में मिलता है या तो एक्वस। मोल्टेन का मतलब जैसे आप NaCl को मोल्टेन फॉर्म में लोगे तो केवल दो आयंस होगा, Na+ और Cl-। एक्वस फॉर्म में लोगे तो Na+ भी होगा, Cl- भी होगा, H+ भी होगा और OH- भी। एक्वस में वाटर भी आ जाता है, मोल्टेन में सिंपली उसी का सॉल्ट को लेते हैं, आयन को। तो इलेक्ट्रोलाइट आपका फोर्थ कंपोनेंट है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हम लोग पढ़ ही चुके हैं। इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो भी सॉल्ट हो सब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट ही कहलाते हैं। तो उनमें एक केटायन पार्ट होता है, दूसरा क्या होगा, एनायनिक पार्ट।
तो इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर बेटा एक केटायन होगा, दूसरा एनायन। केटायन को सी से मान लो रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, एनायन को ए से रिप्रेजेंट कर दिया, तो आपको एक केटायन मिलेगा और एक एनायन। हर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर एक केटायन होता है और एनायन होता है। अब क्या होगा, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे यहां से सोर्स ऑफ करंट से, इसमें हमने लिखा है क्या, सेल इन विच प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरिड आउट बाय द फ्लो ऑफ करंट। आप जैसे ही बैटरी से फ्लो ऑफ करंट कराते हो, देखो जब तक बैटरी को चालू नहीं रखोगे, यहां से फ्लो करंट का फ्लो नहीं कराओगे, तब तक इस इलेक्ट्रोलाइट के आयंस रैंडम मूवमेंट करेंगे, इधर उधर घूमते फिरते रहेंगे, है ना। आप नमक को पानी में उठा के डाल दो अगर, तो नमक के पार्टिकल्स क्या हैं, Na+ और Cl-, तो अपना रैंडम मूवमेंट करते रहेंगे, उनको कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन आपने अगर उसके अंदर एनोड कैथोड इलेक्ट्रोड डाल के बैटरी अगर लगा दिया आपने, तब आपने जैसे ही करंट को पास करना शुरू किया, तो आपका कैथोड बोलो केटायन, केटायन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज किस टर्मिनल की तरफ भागना चाहेगा, निगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे कैथोड, केटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कैथोड के ऊपर निगेटिव चार्ज, तो हमारा केटायन का मूवमेंट किधर होता है बेटा, कैथोड साइड में, ध्यान रखिएगा, है ना। तो जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करा, इसके अंदर से करंट का फ्लो कराया, आपका केटायन जो है, केटायन किधर भागेगा, कैथोड की तरफ, और कैथोड की तरफ जाके क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि केटायन को इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी। Na+ अगर है तो उसको एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो क्या करना चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा जाके, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसीलिए केटायन का क्या हो जाएगा, कैथोड पे जाके रिडक्शन। केटायन का कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है। सिमिलरली एनायन की बात करो तो एनायन के ऊपर कैसा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज। जैसे NaCl ही लिया आपने, तो एनायन क्या मिलेगा, Cl-, तो चार्ज कैसा है, निगेटिव। अब एक न्यूट्रल एटम ज्यादा स्टेबल होता है कि चार्ज एटम, पहले तो ये सवाल पूछा जाए, ये हो क्यों रहा है, एक न्यूट्रल एटम ज्यादा स्टेबल होता है कि चार्ज एटम। तो बेटा न्यूट्रल स्पीसीज हमेशा ज्यादा स्टेबल होते हैं किसी भी चार्ज स्पीसीज से। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर हो सकता है कि सर सोडियम का Na+ जब हम लोग बनाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो उसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है, तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, सोडियम जो न्यूट्रल फॉर्म में है, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, वो ज्यादा स्टेबल है रेदर देन की Na+ से। Na+ बनाई कैसे, आपने उसको कुछ अमाउंट ऑफ हीट दिया है ना, कुछ एनर्जी दिया, तभी तो एक इलेक्ट्रॉन निकला है, जिसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो आपने किसी को एनर्जी दे दी तो उसके अंदर स्टेबिलिटी रहेगी नहीं, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, पहले से कम। तो ध्यान रखना, केटायन और एनायन ये सब न्यूट्रल बनना चाहेंगे, इसीलिए वो या तो कैथोड की तरफ भागेंगे या तो एनोड। तो केटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो उधर जाना चाहेगा जहां से उसको निगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज कर सके। तो किधर जाएगा, कैथोड पे, क्योंकि कैथोड क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, क्योंकि ये निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है। तो केटायन कैथोड की तरफ जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। एनायन के ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पहले से बैठे हैं, तो वो उस टर्मिनल पे जाएगा जहां पे पॉजिटिव चार्ज हो। तो निगेटिव चार्ज, एनायन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, तो एनायन आपका किधर भागेगा बेटा, एनायन भागेगा आपका एनोड की तरफ। तो ध्यान रखना, C की तरफ जाता है, A की तरफ जाता है, C की तरफ, A की तरफ, केटायन कैथोड की तरफ, एनायन एनोड की तरफ। तो सिंपल सा ये होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का डायग्राम, और ये इसके वेरियस टाइप ऑफ कंपोनेंट्स, सारे कंपोनेंट्स हमने समझ लिए हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक पहला कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट आपका 2 इलेक्ट्रोड, एक एनोड और एक कैथोड, तीसरा सोर्स ऑफ करंट होता है, और फोर्थ हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो आपका मोल्टन या एक्वस फॉर्म में हो सकता है। और केटायन का मूवमेंट हमेशा किधर होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पे कैथोड की तरफ, एनायन का मूवमेंट विल बी ऑलवेज टुवर्ड्स द एनोड, एनोड की तरफ होगा, ठीक है। और प्रोसेस वाइज अभी भी सेम होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन, साइन कन्वेंशन चेंज हो जाएगा, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल हो जाता है, कैथोड आपका नेगेटिव टर्मिनल, बस इसे ध्यान रखो। प्रोसेस अभी भी एनोड पे ऑक्सीडेशन ही कराना है, कैथोड पे अभी भी हमें रिडक्शन ही कराना है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का इस तरीके का डायग्राम हो जाता है। अब बात करें अगर हम लोग इसके अंदर, तो हमें 2 तरीके की चीजें पढ़नी है इनके अंदर, हमें 2 ही चीजें पढ़नी है इसके अंदर। एक हमें देखना होता है, क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे पास, इसमें केवल 2 तरीके के प्रॉब्लम बनेंगे। एक हमसे सवाल इस तरीके का पूछेगा, एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। वो हमसे क्वेश्चन में बोलेगा, मैंने मोल्टन NaCl लिया है, उसका इलेक्ट्रोलिसिस करा रहा हूं, तो बताइए एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब वो NaCl की जगह CuSO4 भी हो सकता है, AgNO3 भी हो सकता है, वेरियस टाइप ऑफ सॉल्ट, ZnCl2 भी हो सकता है। जो भी सॉल्ट देगा उसका पूछेगा एनोड पे क्या प्रोडक्ट आएगा और कैथोड पे क्या प्रोडक्ट आएगा। पहली चीज वो पढ़नी है। और दूसरा, उस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी आएगी। क्वांटिटी मतलब कि क्या 5 ग्राम बनेगा, 10 ग्राम बनेगा, 20 ग्राम बनेगा। क्वांटिटी से बहुत उसमें टर्म आ जाएंगे, मोलरिटी भी पूछ सकता है ना, डिफरेंट टाइप की चीजें।
तो पहला चीज हमें पढ़ना है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटी मतलब नेचर, प्रोडक्ट कौन सा बनेगा एनोड पे और कौन सा कैथोड पे। और जो दूसरी चीज हमें पढ़नी है वो क्वांटिटी पढ़नी है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मतलब क्वांटिटी कितनी बनेगी एनोड पे और कैथोड पे। तो केवल दो तरीके के इसके अंदर हमारे पास प्रॉब्लम मिलेंगे। समझ में आ रहा है? दो तरीके का, दो ही एस्पेक्ट्स पढ़ने हैं, दो तरीके का प्रॉब्लम। पहला एनोड पे क्या बनेगा, कैथोड पे क्या बनेगा, और दूसरा कितना बनेगा। बस दो तरीके के प्रॉब्लम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले से। हम लोग लेते हैं फर्स्ट इसका कौन सा, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। पहला हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। पहले हम लोग क्वालिटी मतलब प्रोडक्ट पता करेंगे, एनोड पे क्या बनेगा, कैथोड पे क्या बनेगा। तो पहले हम लोग क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। पहले प्रोडक्ट को हम लोग पता करेंगे क्या बनेगा, उसके बाद हम लोग क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। सेकंड होगा क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब क्या होगा, क्वांटिटी बताएगा। क्वांटिटेटिव में क्वांटिटी बताएगा कि कितना क्वांटिटी एनोड पे बनेगा, कितना कैथोड पे बनेगा। तो पहले हम लोग ये तो पता करें कौन सी चीज बनेगी, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या उसकी क्वालिटी बनने वाली है, मतलब कितनी क्वांटिटी बनने वाली है। तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स का मतलब ही होता है हमारे लिए टू डिटरमाइन क्वालिटी, टू डिटरमाइन क्वालिटी। क्वालिटी को नेचर भी हम लोग बोल सकते हैं, मतलब क्या टाइप, क्या चीज बनेगा। टू डिटरमाइन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट formed at anode and cathode during electrolysis. क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में क्या करना है, टू डिटरमाइन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट एनोड एंड कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान एनोड पे क्या बनने वाला है और कैथोड पे क्या बनने वाला है, ये डिटरमाइन करेंगे। एज वेल एज रिएक्शन टेकिंग प्लेस, रिएक्शन एज वेल एज टू एनालाइज, रिएक्शन taking place at anode and cathode, साथ ही साथ हम ये पता करेंगे कि एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है। तो एनोड का रिएक्शन से हमें पता चलेगा एनोड का प्रोडक्ट क्या, कैथोड पे रिएक्शन लिखेंगे तो हमें कैथोड के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में हमें यही काम करना होता है। ठीक है, अब बात की जाए अगर, तो जो रिएक्शंस एनोड या कैथोड पे होंगी उनको कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो रिएक्शन हमारा अफेक्ट होता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो उन रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं। क्योंकि रिएक्शंस चेंज होगा तो आपका प्रोडक्ट भी चेंज होगा ही। तो हम लोग यही देखने वाले हैं नेक्स्ट कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिएक्शंस एनोड और कैथोड पे प्रभावित करते हैं ना, किस तरीके से उनके ऊपर इफेक्ट डालते हैं। तो हम लोग यही डालते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल रिएक्शन एट इलेक्ट्रोड्स, कि इलेक्ट्रोड्स पे होने वाले रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। आपसे अगर एनोड की डेफिनेशन पूछ ले, जो हमने डायग्राम बनाया था, एनोड क्या है, एनोड को डिफाइन करो, तो आप क्या बोलोगे, एनोड इज दैट इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में एनोड वो टर्मिनल है जो पॉजिटिव पार्ट से जुड़ा है बैटरी के। और कैथोड पूछे तो कैथोड इज दैट इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। और ध्यान रखना, और एनोड पे और ये भी लिख सकते हो आप कि एट एनोड ऑलवेज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, और कैथोड में एट कैथोड ऑलवेज रिडक्शन टेक्स प्लेस। तो भी ध्यान रखना, अगर डेफिनेशन बोर्ड में पूछ ले 2 नंबर का, मैंने लिखा नहीं अलग अलग एनोड कैथोड का, उतना समझ में आ ही रहा है हमें एनोड क्या है। एनोड इज दैट इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड एट एनोड ऑलवेज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। और कैथोड के बारे में क्या लिखते हैं, कैथोड इज दैट इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड एट कैथोड ऑलवेज रिडक्शन टेक्स प्लेस। तो आप लिख सकते हैं ना, तो उसको मैंने लिखवाया नहीं, पूछ लेता है कभी बोर्ड में एनोड कैथोड की डेफिनेशन, तो लिख सकते हैं। चलो, फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल रिएक्शंस एट इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड पे कौन कौन से ऐसे
सेल रिएक्शन को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करेंगे, एनोड या कैथोड दोनों हो सकता है ना इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो इसमें जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इनमें 5 तरीके के फैक्टर्स हैं अपने पास। सबसे पहला फैक्टर होता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो ये तो बेटा सबको पता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड करेगा आप किस तरीके का इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो। आप NaCl लोगे तो आपका प्रोडक्ट सोडियम और क्लोरीन के रिस्पेक्ट में कुछ बनेगा। आपने अगर MgBr2 लिया तो आपका मैग्नीशियम और ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में बनेगा। आपने AgNO3 लिया तो आपका सिल्वर और नाइट्रेट के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट बनेगा। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, आप इलेक्ट्रोलाइट कैसा ले रहे हो तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा ही करेगा। तो हम लोग यही बस लिखेंगे इसमें, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट गिव्स डिफरेंट प्रोडक्ट, गिव्स डिफरेंट प्रोडक्ट। अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग अपना अपना प्रोडक्ट देते होंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने NaCl लोगे तो आपका अलग प्रोडक्ट मिलने वाला है, ठीक है। आप MgBr2 लोगे तो आपको अलग प्रोडक्ट मिलने वाला है, इस पे अलग प्रोडक्ट मिलेगा, इसके इलेक्ट्रोलाइसिस पे अलग प्रोडक्ट मिलेगा। आपने अगर AgNO3 लिया है तो आपको अलग प्रोडक्ट मिलेगा कुछ। आपने कॉपर सल्फेट लिया अगर CuSO4 तो आपको अलग प्रोडक्ट मिलेगा। आपने ZnCl2 लिया तो आपको अलग प्रोडक्ट मिलेगा। तो ऐसे आप जिस इलेक्ट्रोलाइट को लोगे आप उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको क्या प्रोडक्ट मिल रहा है। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा इस सेल रिएक्शन। सिंपल फैक्टर है बिल्कुल, ठीक है। सेकंड बात करो तो मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मीडियम से मतलब क्या है, आप कौन सा मीडियम ले रहे हो, उसका मोल्टेन फॉर्म ले रहे हो या एक्वस फॉर्म ले रहे हो। तो मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में दो ही चीज हो सकती है, या तो आप मोल्टेन लोगे और एक्वस लोगे, मोल्टेन और एक्वस। तो मैंने जैसा कि अभी बताया, मोल्टेन फॉर्म का मतलब रहेगा केवल उसी इलेक्ट्रोलाइट का केटायन और एनायन होगा, और एक्वस का मतलब H+ भी आ जाएगा साथ में और OH- भी आ जाएगा। तो मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जैसे इसमें एग्जांपल के तौर पे अगर NaCl की बात करूं, अगर मैं NaCl, तो NaCl अगर आपने मोल्टेन NaCl ले लिया बेटा, मोल्टेन NaCl लोगे तो क्या होगा, आपने अगर एक्वस NaCl ले लिया तो आपको क्या होगा, आप MgBr2 लोगे तो उसका मोल्टेन फॉर्म में क्या होगा एक्वस में, AgNO3 का मोल्टेन एक्वस में क्या होगा। अलग अलग सबके मोल्टेन फॉर्म में अलग प्रोडक्ट हो सकता है, एक्वस फॉर्म में अलग प्रोडक्ट हो सकता है। मोल्टेन फॉर्म में अगर जाओगे जनरली तो मोल्टेन में आपको केवल NaCl का मोल्टेन फॉर्म लोगे तो आपको Na+ और Cl-, केवल 2 आयन मिलेंगे। मोल्टेन वर्ड आने का मतलब ही हो गया कि वाटर नहीं डालना उसके अंदर, केवल उसी के केटायन और एनायन को देखना है। और एक्वस NaCl डालने का मतलब क्या होगा, उसका केटायन भी आएगा, एनायन भी आएगा, साथ में आपको H+ भी मिलेगा, साथ में आपको OH- भी मिलेगा, इवन आपको H2O भी है। बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस तो H2O का ही होता है, पर समझने के लिए H+ और OH- के रिस्पेक्ट में हम लोग समझेंगे। तो समझ में आ रहा होगा कि सेकेंड फैक्टर जो सेल रिएक्शन को अफेक्ट करेगा, मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, किस तरीके का इलेक्ट्रोलाइट हम लोग ले रहे हैं। आप या तो मोल्टेन फॉर्म में ले रहे हो कि एक्वस फॉर्म में, और डिपेंड इलेक्ट्रोलाइट किस तरीके का, आप कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 फैक्टर ऐसे हो गए, ठीक है। चलो थर्ड फैक्टर की बात करें अगर हम लोग, थर्ड फैक्टर कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उस इलेक्ट्रोलाइट का कितना कंसंट्रेशन लिया गया है। तो थर्ड फैक्टर नीचे लिख लेते हैं, थर्ड फैक्टर है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि आपने उस इलेक्ट्रोलाइट का कितना कंसंट्रेशन लिया है। अब कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से मतलब क्या है, या तो आप सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड लेंगे, कंसंट्रेटेड को CON से लिखते हैं, या फिर कंसंट्रेटेड लेंगे या फिर डाइल्यूट लोगे, DIL लिखते हैं हम लोग। तो या तो आप कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लोगे या तो डाइल्यूट लोगे, है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर भी डिपेंड करेगा। आपने मान लो इसमें से NaCl ले लिया, अब NaCl का आपने कंसंट्रेटेड NaCl लिया है कि डाइल्यूट NaCl लिया है, उसके ऊपर भी प्रोडक्ट हमारा वेरी करता है। आपने CuSO4 का कंसंट्रेटेड CuSO4 लिया है कि आपने डाइल्यूट CuSO4 लिया, उसके ऊपर भी रिएक्शन हमारी डिपेंड करती है। तो पहला नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, सेकंड मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, मोल्टेन फॉर्म ले रहे हो, इन लोगों का मोल्टेन ले रहे हो कि इन लोगों का एक्वस ले रहे हो। थर्ड कंसंट्रेशन क्या ले रहे हो आप, इसका कंसंट्रेटेड ले रहे हो कि डाइल्यूट फॉर्म में ले रहे हो। तो ये इसमें जनरली जो होगा, ये हम लोग जैसे एग्जांपल की बात करूं, अगर मैं NaCl के बारे में ही बात करूं तो NaCl का हो सकता है आप कंसंट्रेटेड NaCl ले रहे हो, या फिर आपको क्वेश्चन में बोलेगा खुद कि आपने डाइल्यूट NaCl लिया है। तो कंसंट्रेटेड NaCl लोगे तो आपको अलग प्रोडक्ट मिलेगा, डाइल्यूट NaCl पे आपका
अलग प्रोडक्ट मिलेगा। और अनलेस अदरवाइज मेंशन ना हो कि कौन सा मीडियम क्या है, कंसंट्रेटेड है कि डाइल्यूट, तो आपका ऑलवेज देखो मीडियम हमेशा मेंशन रहेगा, मोल्टन है कि एक्वस, लेकिन कंसंट्रेशन अगर कभी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो ऑलवेज वी आर टेकिंग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, हमेशा कौन सा लिया जाता है, कंसंट्रेटेड। तो चलो इसको नोट बना के लिख लेता हूं, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ध्यान रखिएगा कि अगर आपको अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड आपको हमेशा कौन सा लेना है, कंसंट्रेटेड लेना है। और खुद क्वेश्चन में उसने बोल दिया कि कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट है, तब तो पता ही चल गया। तो और अगर नहीं लिखा है तो आपको यह ध्यान रखना है, अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड, अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड ऑलवेज टेक concentrated electrolyte, always take concentrated electrolyte। ठीक है, अगर आपको जब तक मेंशन ना हो बेटा क्वेश्चन में कि कंसंट्रेटेड है कि डाइल्यूट है, तो आपको हमेशा कंसंट्रेटेड मान के चलना होता है। ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो तो हमेशा वो कंसंट्रेटेड होगा, क्योंकि हम लोग जो भी केसेस पढ़ेंगे सब कंसंट्रेटेड के लिए पढ़ेंगे। और डाइल्यूट का केवल और केवल एक स्पेशल केस होता है, और वो भी ओनली फॉर NaCl। तो भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे, है ना, डाइल्यूट वाला जो केस है ना, डाइल्यूट ओनली फॉर डाइल्यूट NaCl, इसके अंदर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, दैट इज ओनली फॉर डाइल्यूट NaCl, ओनली फॉर डाइल्यूट NaCl। केवल हम लोग डाइल्यूट NaCl के लिए ये केस पढ़ते हैं, बाकी किसी को डाइल्यूट कभी नहीं करवाता, बाकी सबका क्या रहता है, कंसंट्रेटेड ही रहता है। तो डाइल्यूट NaCl के लिए हम लोग देखेंगे, और ये थोड़ा याद रखने वाला पार्ट होगा जिसको मैं स्पेशल केस के फॉर्म में बताऊंगा। तो ये हमें REM लिख देता हूं, रिमेंबर, ये ध्यान ही रखने वाला पार्ट होता है। तो हम लोग करेंगे इसका भी डाइल्यूट का। चलो फोर्थ फैक्टर की बात करो, फोर्थ फैक्टर है चार्ज डेंसिटी फ्लोन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, चार्ज डेंसिटी फ्लोन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। चार्ज डेंसिटी से मतलब क्या है, कितनी चार्ज डेंसिटी को आप फ्लो करा रहे हो, मतलब कितना चार्ज कितने समय के लिए आप फ्लो करवा रहे हो, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा प्रोडक्ट। ठीक है, और ये केस हम लोग ओनली फॉर डाइल्यूट H2SO4 के लिए देखेंगे, ये भी फिक्स है अपना। ये हम लोग चार्ज डेंसिटी का वेरिएशन सबके ऊपर फैक्टर नहीं देखेंगे कि इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी का क्या फर्क पड़ेगा, इसमें इन सब में नहीं देखेंगे। दैट केस विल बी ओनली स्टडी फॉर डाइल्यूट H2SO4। और ये भी आपको थोड़ा याद रखने वाला पार्ट है, तो इसको भी REM लिख देता हूं मैं ब्रैकेट में, जब पढ़ाऊंगा तो ये भी थोड़ा हमको ध्यान रखने वाला होता है। बाकी तो हम समझ के कर लेंगे, चीजों को निकाल लेंगे, ये थोड़ा याद करने वाला पार्ट बन जाता है। और NaCl का डाइल्यूट वाला भी थोड़ा याद रखने वाला, क्योंकि वो अलग हटके थोड़े से हो जाते हैं उनके वेरिएशन। तो चार्ज डेंसिटी फ्लोन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, दिस विल बी ओनली स्टडी फॉर डाइल्यूट H2SO4। इन लोगों के लिए हमें इस फैक्टर को नहीं देखना है। पर आपसे क्वेश्चन ये जरूर पूछ सकता है कि सेल रिएक्शन इलेक्ट्रोड पे कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो चार्ज डेंसिटी भी अफेक्ट करता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और लास्ट फिफ्थ फैक्टर की बात करो, तो फिफ्थ फैक्टर है हमारे पास नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, कि किस नेचर का आप इलेक्ट्रोड लोगे। तो देखो एक्चुअल में देखो वेरिएशंस क्या है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आपका क्वेश्चन में बार बार बदलेगा, ठीक है ना। मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी आपका क्वेश्चन में बार बार बदलेगा, या तो मोल्टन या तो एक्वस। थर्ड फैक्टर में ज्यादा वेरिएशन नहीं है। थर्ड फैक्टर में हम लोग हमेशा, मैंने बता दिया क्या लेके चलेंगे, कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट वाला पढ़ेंगे और केवल NaCl के लिए पढ़ना है। तो ये वाला थर्ड वाला केस फिक्स है, केवल किसके लिए, NaCl के लिए। पर क्वेश्चन पूछे कि सेल रिएक्शन को कंसंट्रेशन से फर्क पड़ेगा, तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये एक फैक्टर है जो वेरी करेगा। फोर्थ वाला भी किसी और के लिए नहीं पढ़ना है, केवल और केवल किसके लिए पढ़ना है, डाइल्यूट H2SO4 के लिए। तो फोर्थ फैक्टर भी केवल स्पेशली इसके लिए। फिफ्थ फैक्टर को भी हम लोग बार बार बदल सकते हैं, क्योंकि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड मतलब आप कौन सा इलेक्ट्रोड ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इलेक्ट्रोड को, तो इलेक्ट्रोड के नेचर में मैंने बताया आपको दो तरीके के इलेक्ट्रोड होते हैं, है ना। पढ़ा हमने सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर, जब मैंने बताया था आपको, तो उस केस में मैंने बताया दो तरीके के इलेक्ट्रोड, एक होते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड और दूसरे होते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। इनर्ट इलेक्ट्रोड कौन होते थे, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर और सॉल्यूशन प्रेशर इक्वल हो जाता है, मतलब दैट मेटल विच डू नॉट वांट टू कन्वर्ट इनटू आयंस, जो आयंस में कन्वर्ट नहीं होना चाहते, ना ही आयंस वापस मेटल में कन्वर्ट होना चाहता है। मतलब इनका ओपी और एसपी क्या होता था, सेम। उनको बोलते थे इनर्ट इलेक्ट्रोड। और एक्टिव किनको बोलते थे, जो या तो एनोड की तरह काम कर जाए या तो कैथोड की तरह।
मतलब जिस मेटल की टेंडेंसी या तो आयन में कन्वर्ट होने की हो या आयन की टेंडेंसी मेटल में कन्वर्ट होने की हो। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपेंड करेगा। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड में हम लोग दो तरीके के इलेक्ट्रोड देखेंगे। एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होगा अपने लिए, इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब कैसा होगा? ऐसा इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में पार्टिसिपेट ही ना करे, उसके ऊपर कोई फर्क ही ना पड़े, है ना। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब होगा इलेक्ट्रोड which do not participate in process of electrolysis. इलेक्ट्रोड विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ऐसा इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में पार्टिसिपेट ही ना करे आपको, वो हमारे लिए इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं। और मैंने एग्जांपल भी आपको बताया था वहां पे कि कौन सा एग्जांपल जनरली होता है। प्लेटिनम हो गया, कार्बन का कार्बन ग्रेफाइट बोल सकते हैं हम लोग, कार्बन ग्रेफाइट। जनरली यही दो हमारे पास जो होते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह काम करते हैं। या तो हाइड्रोजन सेल में प्लेटिनम वायर को यूज किया था हमने, है ना। आप चाहो तो कार्बन ग्रेफाइट भी वहां यूज कर सकते थे। तो ये इलेक्ट्रोड कैसे होते हैं? इनर्ट इलेक्ट्रोड। ये प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करने वाले नहीं है, मतलब इनका कुछ रोल प्ले नहीं होगा, ना इनका ऑक्सीडेशन होगा ना ही रिडक्शन होगा। ये इनर्ट है, वैसे के वैसे पड़े रहेंगे। दूसरे टाइप के इलेक्ट्रोड की बात करो तो कैसे होते हैं? एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। एक्टिव इलेक्ट्रोड, तो एक्टिव इलेक्ट्रोड कौन से होंगे? ऐसे इलेक्ट्रोड जो पार्टिसिपेट करेंगे या तो ऑक्सीडेशन पार्ट में या तो रिडक्शन, मतलब एनोड पे कैथोड की तरह जो वर्क कर सकते हैं। तो हम लोग इसमें लिखेंगे इलेक्ट्रोड विच पार्टिसिपेट इन प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ऐसे इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसे इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्टिव, क्योंकि वो एक्टिव है ना। वो ऑक्सीडाइज होना भी की टेंडेंसी भी रखता है, रिड्यूस होने की भी, तो एक्टिव इलेक्ट्रोड है। और एक्टिव इलेक्ट्रोड में एग्जांपल की बात करो तो जनरली मेटल इलेक्ट्रोड्स, जो भी मेटल इलेक्ट्रोड्स आपको होंगे, मेटल इलेक्ट्रोड्स, वो सब के सब आपके एक्टिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेटल इलेक्ट्रोड्स मतलब आपको कॉमनली जो मिलेगा एजी का इलेक्ट्रोड मिलेगा, कॉपर का मिलेगा, गोल्ड भी कभी कभी, जिंक भी, एटसेट्रा। इस तरीके के कॉमनली यूज इलेक्ट्रोड एजी और कॉपर को आप देखोगे 99% क्वेश्चन में एजी का इलेक्ट्रोड रहेगा या तो कॉपर का। तो ये मेटल इलेक्ट्रोड्स जो प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करेंगे, जिनका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, जिनका रिडक्शन भी हो सकता है। और इनर्ट वाले इलेक्ट्रोड केवल एनोड और कैथोड की तरह इलेक्ट्रॉन फ्लो कराने का काम करेंगे, बाकी उनके ऊपर कोई प्रोसेस होने वाली खुद नहीं है, ना उनका ऑक्सीडेशन हो सकता है ना ही रिडक्शन। लेकिन जो खुद एक्टिव इलेक्ट्रोड होंगे उनका ऑक्सीडेशन भी हो जाएगा, रिडक्शन भी। एजी अपना ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी, कॉपर भी। इस तरीके से जो भी इलेक्ट्रोड होंगे उन पे दोनों प्रोसेस में से आप एनोड बनाओगे कि कैथोड, उस हिसाब के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये भी वेरिएशन है, इसको भी आप बार बार बदल सकते हो। आप कैसा इलेक्ट्रोड ले रहे हो, आप इनर्ट लगा रहे हो कि आप एक्टिव लगा रहे हो, है ना। तो ये टोटल 5 फैक्टर्स हैं जो हमारे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहां पे इलेक्ट्रोड का एक और इंपॉर्टेंट रोल बता दूं। अगर आपको कभी इलेक्ट्रोड मेंशन ना हो कि कौन सा इलेक्ट्रोड लिया है, जैसे अगर आपको मैंने बता दिया कि कंसंट्रेशन मेंशन ना हो, तो आपको हमेशा कौन सा लेना है? कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट लेना है। आपको ऑलवेज कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट को लेना होता है। इसी तरीके से अगर कभी इलेक्ट्रोड मेंशन ना हो तो इलेक्ट्रोड हमेशा कौन सा होता है? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को माना जाएगा, अगर मेंशन नहीं है तो इसे भी हम लोग लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें 2-3 पॉइंट्स मैं बताने वाला हूं आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखो इसमें हम लोग 3 पॉइंट देखने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट, अगर आपको इलेक्ट्रोड मेंशन ना हो कि कौन सा है, तो आपके लिए हमेशा कौन सा इलेक्ट्रोड मानोगे? प्लेटिनम को। तो यही लिखेंगे हम लोग, अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड, ऑलवेज एज्यूम पीटी इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड।
तो जब तक आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कौन सा इलेक्ट्रोड है बेटा, तो आपको हमेशा कौन सा मान के चलना है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को, अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड ऑलवेज एज्यूम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो ध्यान रखिएगा, दिया ना हो क्वेश्चन के अंदर तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, और खुद अगर उसने क्वेश्चन में दे दिया है कि कॉपर का हमने कैथोड बनाया है, एजी का एनोड बनाया है, तब तो आपको वही लेना पड़ेगा जो देगा क्वेश्चन में। नहीं दिया है तो आपको हमेशा प्लेटिनम को मान के चलना है, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करो, हमेशा सबसे पहले हम लोग एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है उसको एनालाइज करते हैं, कैथोड की नहीं, सबसे पहले एनोड की रिएक्शन को एनालाइज करेंगे। तो ये सेकंड पॉइंट हम लोग ये लिखेंगे, ऑलवेज एनालाइज सुमित का है, नहीं वो दब नहीं रहता मुझसे बटन, 10-15 मिनट और 15 मिनट मान लीजिए। तो सेकंड हमारे लिए पॉइंट होता है, ऑलवेज एनालाइज एनोड रिएक्शन फर्स्ट। एक केस करवा दूंगा उसके बाद छोड़ता हूं मैं, 15-20 मिनट लगेंगे, 15 मिनट मान लीजिए। तो एक सेकंड पॉइंट हमारे लिए, ऑलवेज एनालाइज एनोड रिएक्शन फर्स्ट। पहले आपको एनोड रिएक्शन को एनालाइज करना है हमेशा बेटा, ध्यान रखिएगा, ऑलवेज एनालाइज एनोड रिएक्शन फर्स्ट। हमारे पास दो टर्मिनल है ना, एनोड भी है कैथोड भी है, तो सबसे पहले एनोड पे क्या रिएक्शन होगी उसको लिखो। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, जब एक्वस फॉर्म में लूंगा ना तब समझाऊंगा रोल क्या अच्छा होता है। तो ये ध्यान रखना, हमेशा पहले एनोड की रिएक्शन लिखेंगे, बाद में हम लोग कैथोड की रिएक्शन को लिखेंगे। और थर्ड पॉइंट, ये जो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं इनको ध्यान रखना। सेकंड वाला ध्यान ही रखिएगा, आप कैथोड को कभी मत एनालाइज करिए, हमेशा पहले एनोड पे क्या रिएक्शन होगा उसको देखा करो, क्योंकि इसका रोल बहुत अच्छा आता है ना, जो एक्वस फॉर्म में जब मैं समझाऊंगा अभी तब समझ में आएगा अच्छे से। तो एनोड रिएक्शन को हमेशा पहले, सबसे पहले एनोड पे रिएक्शन को लिखो। और तीसरा पॉइंट ये है, अगर आपका एनोड जो है किसी एक्टिव मेटल का बना है तो उसी मेटल का उस पे ऑक्सीडेशन होता है। आप चाहे इलेक्ट्रोलाइट कोई भी ले लो, आप जैसे NaCl इलेक्ट्रोलाइट ले लिए और आपका एनोड सपोज करो कॉपर का बना है, तो आपका कॉपर का ही इलेक्ट्रोलाइज होगा, आपका NaCl में से आपका Na+ या Cl- उधर जाने वाला नहीं है। तो ये चीज का भी ध्यान रखना। थर्ड पॉइंट ये है कि इफ एनोड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखिएगा, ये काफी काम आएगा। अभी जब मोल्टन में तो नहीं वेरिएशन होता है ज्यादा, दो मीडियम बताए ना मोल्टन और एक्वस, तो मोल्टन में वेरिएशन नहीं है ज्यादा, वो सिंपल होता है क्योंकि एक ही कैटायन एक ही एनायन है। पर एक्वस में जाओगे तो वेरिएशन होता है, क्योंकि आप देखो Na+ भी आया था, Cl- H+, OH-, तो दो कैटायन दो एनायन, तो कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, है ना, तो वेरिएशन वहां पॉसिबल है। तो आप थर्ड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इफ एनोड इज मेड अप ऑफ मेटल then always that metal प्लेटिनम तो मेटल है, लेकिन प्लेटिनम का मैंने बता दिया कोई रोल ही नहीं है ना, तो एक्टिव मेटल की ही बात हो रही है यहां पे। इफ एनोड इज मेड अप ऑफ मेटल देन ऑलवेज दैट मेटल विल ऑक्सीडाइज एट एनोड, that metal will oxidize at anode irrespective of the presence of other ions, दूसरे आयंस कितने भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर कोई कितने भी आयंस है ना, 5, 10, 12, 15, 20 जो भी आयंस मौजूद हो, उसका कभी भी ऑक्सीडेशन एनोड पे नहीं होगा। एनोड पे कौन सी चीज ऑक्सीडाइज होगी, वो खुद मेटल ऑक्सीडाइज होगा, अगर उसी का वो बना है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, है ना। अगर मान लो मैंने कॉपर की रॉड को डाल दिया है, आपका कॉपर की रॉड को मान लो मैंने AgNO3 के सॉल्यूशन में डाल दिया है, AgNO3 के सॉल्यूशन में किसको डाल दिया, कॉपर की रॉड को, और कॉपर को मैंने एनोड बनाया है, तो बेटा AgNO3 के सॉल्यूशन में Ag+ क्या है, केटायन है, केटायन कैथोड की तरफ जाएगा, एनायन एनोड की तरफ। तो जाना क्या चाहिए था ढंग से, NO3- को मूव होना चाहिए था एनोड की तरफ, एनायन एनोड की तरफ जाता है, पर यहाँ पे NO3- मूव नहीं होगा, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, किसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, खुद उसी रॉड का, कॉपर का ही हो जाएगा। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। जिसका रॉड, अगर किसी मेटल की रॉड को आपने एनोड बनाया है, मेटल की रॉड को एनोड बनाया है, तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या आयन मौजूद है उससे उसे कोई मतलब नहीं, उसी रॉड का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाया करेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने बोला ऑलवेज एनालाइज एनोड रिएक्शन फर्स्ट।
क्योंकि जैसे एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा ना बेटा, उसका आयन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में चला जाएगा। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, मेटल का आयन में कन्वर्ट होना, और जब वो सॉल्यूशन में जाएगा तो इट मे बी पॉसिबल कि वो कैथोड पे जाके रिड्यूस हो जाए, है ना, आगे केस अच्छे बनेंगे, है ना, जो एक्वस फॉर्म में आएगा। तो इसका रोल भी ध्यान रखना है ना जनरली, कि एनोड रिएक्शन सबसे पहले लिखा करो, और एनोड अगर मेटल का बना है तो सबसे पहले उसी मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। आपको सॉल्यूशन के अंदर कौन सा आयन इलेक्ट्रोलाइट का मौजूद हो उससे कोई लेना देना नहीं होता, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ये हमारा सब जनरल मीनिंग था कि क्या क्या चीजें हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर देखने वाले हैं, किस तरीके से होता है, कौन कौन से फैक्टर उसे अफेक्ट करेंगे। और जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाए हैं इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत हेल्प करते हैं क्वेश्चंस करने में। ये अगर नहीं पता रहता है पॉइंट तो गलती बहुत लोग कर जाते हैं। अगर कैथोड की रिएक्शन पहले लिख देते हैं ना तो गलत हो जाता है, क्योंकि एनोड से रोल देखना अच्छा क्वेश्चन नहीं है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलो तो आज हम लोग केस 1 ले लेते हैं इसका, क्योंकि केस 1 में ज्यादा वेरिएशन नहीं है। हम लोग पहले मोल्टेन सॉल्ट का देखेंगे, क्योंकि दो तरीके का मीडियम है। देखो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो क्वेश्चन में बदलेगा, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं आप, NaCl, MgBr2, AlCl3, क्या इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो बदलेगा। मीडियम दो ही है, या तो मोल्टेन या तो एक्वस। मैंने बता दिया वेरिएशन तीन ही चीज का हो सकता है, क्या, या तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो, सेकंड टाइप का वेरिएशन एक्वस है कि मोल्टेन है, और तीसरे टाइप का इलेक्ट्रोड को चेंज कर सकता है आपका, ठीक है। तो चलो हम लोग केस 1 स्टार्ट करते हैं, जो कि एकदम छोटा सा सिंपल है, क्योंकि मोल्टेन वाले में तो एक ही केटायन होना है, एक ही एनायन होना है, तो वहां पे ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। तो केस 1 हम लोग ले रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन सॉल्ट्स। किसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, मोल्टेन सॉल्ट्स का। और मोल्टेन से अभी मीडियम मोल्टेन ले लिया, अब इसमें मैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो चेंज करूंगा, कभी NaCl कभी MgBr2, डिफरेंट करूंगा आपको, है ना। और उसके बाद मीडियम चेंज कर सकता हूं, तो मीडियम मैंने अभी फिक्स कर दिया किसके लिए देखने वाले, मोल्टेन के लिए, और एक एक्वस का देखना है। दो ही तरीके के केस, केस 1 में हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन सॉल्ट, केस 2 में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्ट। किसका देखेंगे, एक्वस सॉल्ट का। और थर्ड तरीके का जो स्पेशल केस होगा, जो मैंने आपको बताया डाइल्यूट NaCl वाला, याद रखने वाला H2SO4, उनको स्पेशल केस के फॉर्म में करवा देता हूं मैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन सॉल्ट्स की बात करो तो बेटा अगर मोल्टेन सॉल्ट्स आपने लिया है तो मोल्टेन सॉल्ट्स का मतलब है केवल हैविंग वन एनायन, एक ही एनायन रहेगा, एंड वन केटायन। आपके पास एक ही एनायन होगा और एक ही आपके पास केटायन होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन सॉल्ट का कराओगे तो हैविंग वन एनायन एंड वन केटायन, एक ही एनायन होता है और एक ही केटायन होता है, ठीक है। तो काफी सिंपल होता है, एक ही एनायन और एक ही केटायन है। तो जैसे इसमें अगर पहला मैं लूं, सबसे पहला आपका ए ले लेता हूं कि मोल्टेन NaCl यूजिंग पीटी इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अगर प्लेटिनम नहीं भी मेंशन होता तो इलेक्ट्रोड कौन सा लेकर चलते, प्लेटिनम को। तो मोल्टेन में हमेशा ही प्लेटिनम इलेक्ट्रोड मिलेगा आपको, है ना, वो चेंज होता ही नहीं है, वेरिएशन ध्यान रखिएगा। तो मोल्टेन फॉर्म में हमेशा आपको पीटी इलेक्ट्रोड ही मिलेगा। तो मोल्टेन NaCl यूजिंग पीटी इलेक्ट्रोड, तो इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराना है। एक क्वेश्चन में मैं बस केवल डायग्राम बना रहा हूं, बाकी इस डायग्राम की कोई हमें जरूरत नहीं है, पर एक में हम लोग सेल डायग्राम बना के कर लेते हैं, इसकी कोई खास इतनी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। देखो हमने एक तरफ एनोड का टर्मिनल बना लिया, एक तरफ बेटा कैथोड का टर्मिनल बना लिया, ठीक है। एनोड और कैथोड, ये हमारे लिए एनोड है, ये क्या है, कैथोड है। एनोड भी हमारा किसका है बेटा, पीटी का, प्लेटिनम का, और कैथोड भी हमारा किसका है, प्लेटिनम का, ठीक है। इसको हमने क्या किया, बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर दिया। एनोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है, थोड़ा सा बड़ा दिखाते हैं, एनोड कैथोड निगेटिव टर्मिनल है, उसको छोटा दिखा देते हैं, ठीक है। ये कर दिया हमने। अब इसके बाद इसके अंदर क्या भरा है आपने, इलेक्ट्रोलाइट डाला है। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेना है, मोल्टेन NaCl। क्या लेना है, मोल्टेन NaCl। तो आपने अगर मोल्टेन NaCl लिया है बेटा, तो मोल्टेन NaCl का मतलब ही क्या है, मोल्टेन NaCl का मतलब NaCl अगर मोल्टेन फॉर्म में है तो केवल और केवल इसके पास एक Na+ आयन है और दूसरा Cl- आयन है, ठीक है। मोल्टेन फॉर्म में केवल और केवल एक केटायन और एक एनायन होगा। एक्वस फॉर्म में H+ और OH- भी आ जाता है। तो मोल्टेन NaCl आपने यहां पे रखा है, क्या रखा है यहाँ पे, मोल्टेन NaCl। तो मोल्टेन NaCl रखने का मतलब क्या हो गया बेटा, ये मोल्टेन NaCl का सॉल्यूशन होगा, मोल्टेन NaCl के फॉर्म में रखा है यहाँ पे। तो आपने रखा है तो आपके पास एक तो केटायन हो गया कौन सा, Na+, और एक एनायन हो गया कौन सा, Cl-, ठीक है।
तो अब केटायन किधर जाएगा, एनायन किधर जाएगा, वही इलेक्ट्रोलिसिस करना है। जब करंट फ्लो कराओगे आप तो केटायन और एनायन का किधर मूवमेंट होगा, तो Na+ चूंकि केटायन है तो केटायन किधर जाएगा बेटा, कैथोड की तरफ। केटायन किधर जाएगा, कैथोड की तरफ। और क्लोराइड एनायन है तो एनायन किधर जाता है, एनोड की तरफ। ठीक है ना, क्योंकि एनोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है और कैथोड निगेटिव। तो निगेटिव पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव निगेटिव की तरफ। तो केटायन कैथोड की सी की तरफ जाता है, ए की तरफ जाता है। सिंपल सा याद रखो, सी की तरफ जाएगा, ए की तरफ जाएगा। केटायन कैथोड की तरफ, एनायन एनोड की तरफ, इस तरीके से। ठीक है, तो आप जैसे ही करोगे तो अब बोलो सबसे पहले क्या करो, एनोड रिएक्शन को एनालाइज करो। तो सबसे पहले यहां पे लिखो एनोड, और एनोड पे कौन सा प्रोसेस होने वाला है, ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन करा दो। किसका ऑक्सीडेशन कराओगे, एनोड पे कौन सी चीज जा रही है, Cl-, तो Cl- का ऑक्सीडेशन करा दो बेटा। तो Cl- का ऑक्सीडेशन कराओगे तो Cl- एक्वस नहीं लिखना है, Cl- मोल्टन फॉर्म में है। तो Cl- का जैसे ऑक्सीडेशन कराओगे तो Cl- का ऑक्सीडेशन होने का मतलब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीज कर लेगा। ठीक है नहीं, Cl- ये कोएफिशिएंट से ज्यादा कोई मतलब नहीं है, लेना देना है ना। आप चाहो तो इसे 2Cl- गिव्स Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन कर लो, कोएफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं होता। Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये थोड़ा अच्छा भी दिखेगा। 2Cl- गिव्स Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन। Cl2 किस फॉर्म में मिलेगा, गैस फॉर्म में। ठीक है, तो क्लोराइड आयन जाके क्लोराइड का ऑक्सीडेशन होने का मतलब ही क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ाना। तो -1 से किस में चला गया, 0। और जैसे ही बेटा आप एनोड की सेल रिएक्शन लिखते हो तुरंत आपको देखो ये प्रोडक्ट मिल जाता है। तो पूछेगा हमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, अगर मैंने मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराया देन व्हाट विल बी द रिएक्शन एट एनोड। तो रिएक्शन एट एनोड आपको ये लिखना होगा, मोल्टन NaCl का अगर इलेक्ट्रोलिसिस कराया देन व्हाट विल बी रिएक्शन एट एनोड। तो एनोड पे क्या, Cl- का ऑक्सीडेशन की रिएक्शन ये लिख देनी है आपको तुरंत, एक लाइन में 1 नंबर हो गया। दूसरा, व्हाट विल बी प्रोडक्ट एट एनोड, तो प्रोडक्ट कौन सा हो गया, Cl2। व्हाट अमाउंट ऑफ क्लोरीन गैस विल बी फॉर्म, तो ये हमारा सेकंड हो गया क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वांटिटेटिव अभी मैंने बताया सेकंड एस्पेक्ट है, अभी हम लोग केवल प्रोडक्ट डिसाइड कर रहे हैं। एनोड पे क्या बना, कैथोड पे ये कितना बना, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है जिसमें फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ते हैं हम लोग, 2 लॉ पढ़ते हैं उसके। तो हम लोग वो अगले पार्ट में कि कितनी क्वांटिटी बनेगी, अभी हम लोग केवल ये डिसाइड करेंगे इस पार्ट में क्या बनेगा और कितना बनेगा, ये नेक्स्ट पार्ट में होगा। ठीक है, तो एनोड की रिएक्शन इस तरीके से। तो और ये हमारे लिए तुरंत जैसे ही आप एनोड की रिएक्शन लिखे आपको तुरंत मिल जाता है क्या, एनोड प्रोडक्ट। तो ये एनोड का प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड हम लोग लिखें अगर तो कैथोड लिखेंगे, और कैथोड पे क्या लिखोगे बेटा, रिडक्शन होता है। ये गैल्वेनिक सेल की तरह, एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन, कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन। टर्मिनल का साइन चेंज हो गया, एनोड पॉजिटिव, कैथोड निगेटिव। अब कैथोड पे रिडक्शन, रिडक्शन किसका कराओगे, सी केटायन कैथोड की तरफ जाता है तो सोडियम जा रहा है। तो अब क्या लिखोगे, Na+ जो है ये जो 2 इलेक्ट्रॉन उसने निकाले, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन किया और Na+ किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा जाके, 2Na सॉलिड के अंदर। ठीक है, तो आप कैथोड पे रिडक्शन की रिएक्शन, ये कोएफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है ना, आप ये मत कंफ्यूज। आप Na+ भी लिख सकते थे, आप चाहो तो 2Na+, 4Na+, जो भी आपका लकी नंबर है आप उतना लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोएफिशिएंट से कोई लेना देना हमें नहीं है, बस हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है उससे मतलब है। तो ऊपर क्लोरीन गैस बन गई, अब नीचे आप देखो आपके लिए प्रोडक्ट कौन सा बन गया है, सोडियम। तो ये हमारे लिए कहलाएगा कैथोड प्रोडक्ट। ये हमारे लिए क्या है, कैथोड प्रोडक्ट। तो हमसे पूछेगा मोल्टन NaCl में कैथोड की रिएक्शन बताइए, तो हमारे लिए ये हो जाएगी। कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा वो बताइए, तो हमारे लिए आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम। एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीन गैस। ये सब क्वेश्चन बनते हैं इनके अंदर। और अगर इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ दिया जाए, वैसे जोड़ने की जरूरत नहीं है कोई, यहाँ पे सेल रिएक्शन वगैरह जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन अगर जोड़ भी दिया जाए, अगर इन दोनों को अगर जोड़ दूं मैं जोड़ने के लिए बस, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, क्या दिखेगा आपको, 2Na+ + 2Cl- गिव्स Cl2 गिव्स 2Na सॉलिड प्लस Cl2 गैस, इस तरीके से है ना। तो ये जो होता है बेटा, ये इंडस्ट्रियल टर्म में अगर देखो ना इसे, तो इंडस्ट्रियल टर्म में दिस इज द इंडस्ट्रियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोडियम। सोडियम बनाने की इंडस्ट्रियल मेथड है। इंडस्ट्रियल टर्म में इसे कैसे लिखा हुआ मिलेगा हमें, इस तरीके से, NaCl मोल्टेन, और इलेक्ट्रोलिसिस इसका करवाएंगे अगर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस, तो इसके इलेक्ट्रोलिसिस कराने के बाद इंडस्ट्रियल टर्म में NaCl मोल्टेन का इलेक्ट्रोलिसिस कराने के बाद आपको क्या क्या मिलेगा, एक तो सोडियम मिलेगा और दूसरी चीज क्या मिलेगी बेटा, क्लोरीन गैस मिलेगी। ठीक है,
और ये जो होता है सोडियम इलेक्ट्रोलिसिस से, ये जो सोडियम है इसका हमारे लिए ये हमारा, अब ये थोड़ा मैं बस एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है कि इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो एनोड पे प्रोडक्ट क्लोरीन गैस, कैथोड पे सोडियम, बस इतना ही आपका क्वेश्चन। ये सब एडिशनल जानकारी मैं इनऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा हूँ। एस ब्लॉक में भी पढ़ेंगे सोडियम के प्रिपरेशन को कैसे करते हैं, मेटलर्जी में भी इवन आएगा सोडियम की मेटलर्जी। तो NaCl मोल्टन का अगर आपने इलेक्ट्रोलिसिस करा है तो NaCl सॉलिड, और ये हमारा मेन प्रोडक्ट होता है। NaCl जो NaCl बोल रहा हूं सॉरी, सोडियम जो सॉलिड बनता है ये हमारा मेन प्रोडक्ट होता है, और जो क्लोरीन गैस बना है ये हमारा साइड प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। तो आपको पता होगा, आप ऑर्गेनिक में रिएक्शंस कितने लिखते हैं तो उसमें मेन प्रोडक्ट कुछ और होता है और साइड प्रोडक्ट अलग बनते हैं ना, हाफमैन और सेटजेफ वगैरह देखा है ना आपने, उसी तरीके का ये है। तो मोल्टेन इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो मेन प्रोडक्ट आपका सोडियम है, और बाई प्रोडक्ट या साइड प्रोडक्ट है ना, कुछ भी लिखो, बाई प्रोडक्ट और साइड प्रोडक्ट आपके लिए क्या होता है, क्लोरीन गैस। और ये इंडस्ट्रियल मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम, एंड दैट मेथड इज नोन एज द डाउन्स प्रोसेस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाउन्स प्रोसेस भी बोलते हैं। तो हम लोग इस लाइन को भी लिख सकते हैं, इट इज एन industrial method, it is an industrial method for preparation of sodium solid. It is an industrial method for preparation of sodium solid known as Downs process, known as Downs process। इसी प्रोसेस को डाउन्स प्रोसेस भी बोला जाता है, जो एस ब्लॉक में पढ़ेंगे आप बाद में, ठीक है। तो जनरली एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल के जो भी प्रोडक्ट एल्कली मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल को उनके मोल्टेन सॉल्ट से ही ऑब्टेन किया जाता है। जैसे सोडियम को ऑब्टेन करने का तरीका क्या हो गया, सोडियम ऑब्टेन करने के लिए आप मोल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करा दो। एक्वस NaCl लूंगा तो अलग प्रोडक्ट बनेगा। ये देखो, ये मोल्टेन NaCl है, अगर मैं एक्वस NaCl ले लूंगा तो अलग प्रोडक्ट बनेगा, है ना। एक्वस फॉर्म में जनरली उसके हाइड्रोक्साइड बनने के चांसेस होते हैं, जैसे वहां पे NaOH बनेगा। जब मैं यहाँ पे एक्वस NaCl लूंगा ना तो वहां पे सोडियम नहीं बनेगा, वहां पे NaOH बन जाता है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो वो भी हम लोग एक्वस वाला पार्ट भी करेंगे। अभी हम लोग वी आर डीलिंग विद द फर्स्ट केस, मोल्टन फॉर्म में लेंगे। तो जनरली एल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो ऑब्टेन करने का तरीका होता है उन्हीं के मोल्टेन सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस से करवाया जाता है ऑब्टेन, ठीक है। तो ये हमारा सोडियम के बारे में हो गया। एक और मैं समझा दूं, फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि मोल्टेन वाले कैसे करने होते हैं। सेकंड जैसे हम लोग ले लेते हैं बी में हमने ले लिया, मान लो आपका मोल्टेन MgCl2 या MgBr2 कर देता हूं मैं इसे, MgBr2 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो आपकी ये सब चीजें चेंज हो जाएंगी, रिएक्शंस वगैरह बदल जाएंगी, क्योंकि आपने इलेक्ट्रोलिसिस बदला तो आपके रिएक्शंस वगैरह सब चेंज होने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, अगर आपने MgBr2 ले लिया तो डायग्राम बार बार बनाने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें दिख रहा है केटाइन कौन है, एनाइन कौन है। केटाइन कैथोड की तरफ जाएगा, एनाइन एनोड की तरफ। तो कोई खास डायग्राम की जरूरत नहीं है, फिर भी अपना बना हुआ है मेरे पास तो मैं यही कर देता हूं MgBr2। अगर आपने इसका मोल्टेन फॉर्म ले लिया तो आपको यहाँ पे कौन सा आयन मिलेगा बेटा, Br माइनस ब्रोमाइड आयन, और यहाँ पे कौन सा आयन मिलेगा, Mg+2, है ना। क्योंकि MgBr2 हमें पता है, MgBr2 किस तरीके से टूटेगा मोल्टेन फॉर्म में अगर लिया तो ये टूटेगा Mg+2 प्लस 2Br माइनस। मैंने बता दिया एक ही केटायन होगा, एक ही एनायन होगा, है ना, एक ज्यादा आयन नहीं। एक एनायन का मतलब ये मत करना कि सर एक नंबर होना चाहिए, नंबर तो 2, 4, 10, 20, 50 कुछ भी कोएफिशिएंट हो, टाइप एक ही तरीके का रहेगा, एनायन एक ही तरीका रहेगा। जैसे ब्रोमाइड आयन, यहाँ पे OH माइनस दूसरा एनायन कोई नहीं है, केवल एक ही तरीके का एनायन है। तो ये हो गया MgBr2। अब क्या होगा, अब एनोड और कैथोड की बस रिएक्शन लिखनी है। एनोड पे बोलो क्या लिखोगे, एनोड पे ऑक्सीडेशन किसका कराएंगे, एनोड पे ऑक्सीडेशन, एनोड की तरफ कौन जाएगा, एनायन। एनायन का क्या है बेटा, 2Br माइनस, तो एनायन को भेज दो एनोड की तरफ, तो 2Br माइनस विल बी कन्वर्टेड इनटू Br2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखिएगा Br2 लिक्विड नहीं बनता, Br2 गैसियस फॉर्म में बनता है ना, गैस के फॉर्म में रिलीज होता है। और कैथोड पे क्या जाएगा, केटायन जाएगा, तो केटायन को लिख दो Mg+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mg सॉलिड, ठीक। तो ये अगर पूछ ले तो ये हमारे लिए कौन सा हो गया, ये हमारे लिए AP कहलाएगा। AP मतलब एनोड प्रोडक्ट। ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, CP मतलब कैथोड प्रोडक्ट। और मेन प्रोसेस ये किसके लिए होता है, मैग्नीशियम के प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। जैसे एक और थर्ड मान लो मैं करवा दूं आपको, मोल्टेन AlCl3
यूजिंग पीटी इलेक्ट्रोड, पीटी इलेक्ट्रोड। तो अब इसके लिए डायग्राम वगैरह नहीं बनाता हूं कुछ। मोल्टेन AlCl3 जैसे ही बोला मुझे तो मैं तुरंत AlCl3 को उसके केटायन और एनायन में केवल तोड़ूंगा। कैसे टूटेगा AlCl3? Al प्लस 3 Cl माइनस, तो ये हो गया केटायन, ये क्या हो गया केटायन। तो केटायन कहाँ जाएगा? कैथोड पे। और ये क्या हो गया उसका एनायन, एनायन कहाँ जाएगा? एनोड पे। तो मुझे पहले एनोड की रिएक्शन लिख लेनी है, बता दिया मैंने पहले हमेशा कौन सा लिखो, एनोड की। एनोड पे क्या, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपको एनोड कैथोड लिखने से, लेकिन एक्वस में फर्क पड़ता है ना, तो इसीलिए अभी क्योंकि आपके पास एक ही आयन है ना। जैसे यहाँ पे देखो एनोड पे कौन सा आयन है केवल अवेलेबल? Br माइनस। कैथोड पे कौन सा आयन अवेलेबल है? केवल Mg+2। पर आप एक्वस फॉर्म में जब लोगे ना तो एक से ज्यादा आयन अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे एनोड पे जाने के लिए केवल कौन सा आयन है? केवल एनोड पे जाने के लिए केवल आपके पास Cl माइनस है, तो एक ही आयन है, ठीक है। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन कराना है, एनोड पे एनायन का ऑक्सीडेशन करा दो तो Cl माइनस का ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा? तो Cl माइनस विल बी कन्वर्टेड इनटू हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। मैंने बता दिया कोएफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है। आप चाहो तो यहाँ 3 लगा के लिख के यहाँ 3/2 कर सकते हो, कोएफिशिएंट से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप करना चाहो तो कर सकते हैं 3/2 Cl2 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, उससे कोई लेना देना नहीं होता। एनोड का आंसर हमसे पूछे तो एनोड पे क्या आंसर आएगा बेटा? Cl2 गैस। इसी तरीके से अगर कैथोड पे पूछ ले तो कैथोड पे क्या कराओगे आप? रिडक्शन। और रिडक्शन के लिए हमारे पास कैथोड पे जाने के लिए कितने केटायन है? एक ही केटायन मौजूद है, क्योंकि मोल्टेन में तो एक ही केटायन दिखाई देगा और एक ही एनायन, तो एक ही केटायन मौजूद है। क्या करा देंगे? Al+3 का रिडक्शन। रिडक्शन मतलब चार्ज कम कराना, तो Al+3 या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Al सॉलिड। तो देखो ये हमारा AP हो गया एनोड प्रोडक्ट, ये हमारा CP हो गया कैथोड प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चंस आएगा मोल्टेन करने में, कोई मोल्टेन में वेरिएशन नहीं है पॉसिबल, क्योंकि मोल्टेन में यूज हमेशा प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का होगा और एक ही केटायन दिखाई देगा और एक ही एनायन दिखाई देगा, और आसानी से आप एनोड पे एनायन को भेजो और कैथोड पे केटायन को भेजो, एनोड पे उसका ऑक्सीडेशन कराओ, एनोड पे उसी सब्सटेंस का रिडक्शन करा दो, है ना। तो इस तरीके से बस करना है। एक मैं ये होमवर्क के फॉर्म में दे रहा हूं, आप इसको ट्राई करिएगा, है ना, कि फाइंड प्रोडक्ट एंड राइट रिएक्शन एट एनोड एंड कैथोड फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaH, मोल्टेन NaH, है ना, फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaH। अब मैंने यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोड नहीं बताया, तो इलेक्ट्रोड आपको कौन सा लेना है? प्लेटिनम को लेना है ना। मैंने इलेक्ट्रोड बता दिया होता तो ठीक है, नहीं बताया तो प्लेटिनम मानना ही मानना है। तो इसको आप NaOH, मोल्टेन NaOH का आप इलेक्ट्रोलिसिस कराइएगा कि क्या आपका आंसर आएगा। कैथोड पे क्या जाएगा? केटायन मतलब सोडियम, एनोड पे आपका H-। तो आंसर भी देख लो, H- का ऑक्सीडेशन कराओगे तो H2 गैस, और कैथोड पे सोडियम जाएगा तो सोडियम सॉलिड बन जाएगा, है ना। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन था एग्जाम में, तो ये कर लीजिएगा, ठीक है। तो कल हम लोग केस सेकंड स्टार्ट करेंगे इसका, एक्वस सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस बोल रहा हूं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्ट। मोल्टेन में वेरिएशंस नहीं है, मोल्टेन में इसी तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो एक्वस का हम लोग कल की क्लास में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।